Hello students, welcome to my channel Biogene and today's topic is the enzymes. Enzymes बायोमोलिक्यूल्स का एक पार्ट है और यहाँ पे अगर हम NCERT को फॉलो करते हुए चलेंगे तो NCERT के हिसाब से जो फर्स्ट लाइन द ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स and there are some nucleic acids that behave like enzymes and they are called as ribozymes. तो सबसे पहले enzymes biocatalyst हैं which speed up the rate of reaction without getting themselves used. यानी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करेंगे और खुद उसमें यूज्ड अप नहीं होते एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. तो जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैं, इफ वी टॉक अबाउट देयर नेचर दे आर प्रोटीन्स, बट इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. सो दैट इज राइबोजाइम्स. सो ये एक्सेप्शन हमारे पास जो है, दिस इज द राइबोजाइम. ये सम RNA मॉलिक्यूल्स दे बिहेव लाइक एंजाइम्स. तो ये जो RNA मॉलिक्यूल्स हैं ये एज अ एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी बियर करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द राइबोजाइम्स. नाउ टॉकिंग टू द नेक्स्ट लाइन, वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम. यानी अगर मैं लेके चलूँ एंजाइम जो है वो एक लाइन डायग्राम की तरह है. तो यहाँ पे आप देखिए, यू कैन रिप्रेजेंट दिस एज one your line diagram, यानी कि primary structure of the protein. This left end is N terminal, right end is T terminal. जब ये primary structure bend और fold होता है तो ये secondary structure बनाता है, और secondary structure जब अपने ऊपर ही bend and fold होता है then crisscross upon itself, तब इसकी folding में एक site और crevice बनती है, that is called as active site. So in case of an enzyme, जो ये आपकी एक्टिव साइट है ये उसकी टर्शरी फोल्डिंग के दौरान सामने एग्जिबिट होती है. सो कमिंग बैक, एन एंजाइम लाइक एनी अदर प्रोटीन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट इज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस. एंजाइम लाइक एनी अदर प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, यानी कि जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर. When you look at the tertiary structure, you will notice the backbone of the protein chain fold upon itself and crisscross itself, and hence many crevices or pockets are formed. तो इस तरह से काफ़ी crevices और pockets बन जाती हैं. ऐसी एक pocket को हम active site कहते हैं. So active site क्या हुई? जहाँ पर substrate fit होता है. So enzyme, और अगर हम बात करें एक कैटलिस्ट में, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या फ़र्क है? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो आपका हो गया जी एंजाइम, और अगर हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काम कर सकता है. लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं दे आर थर्मोलेबाइल, यानी कि हाई टेम्परेचर उनको डीनेचर कर देता है. तो फिर एक और बात यहाँ पे, एक बात जो आपकी NCERT डिस्कस कर रही है वो क्या कहती है कि while enzymes get damaged at high temperature, however, enzyme isolated from organism who normally live under high temperature, that is hot vents and sulfur springs, are stable and retain their catalytic power at even high temperature, maybe up to 80 to 90 degree. So thermal stability is one such property of the enzyme. तो जो thermostability है वो इसकी प्रॉपर्टी है. थर्मोस्टेबिलिटी फिर किसकी प्रॉपर्टी हुई? ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो कि थर्मोफिलिक हैं, यानी कि थर्मल वेंट्स या हाई टेम्परेचर में रहने वाले हैं. आई मस्ट मेंशन वन ऑफ द एंजाइम टैक पॉलीमरेज विच इज बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस. ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे कि ये निकाला जाता है. सो थर्मस एक्वेटिकस, यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होता है. नाउ केमिकल रिएक्शंस और बायोलॉजिकल रिएक्शंस. सो केमिकल रिएक्शंस एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस, अगर हम बात करें, जैसे इसने एग्जांपल दिया बेरियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम इनको रिएक्ट करते हैं यानी कि ये हमारे सबस्ट्रेट हैं,
तो दिस विल गिव राइज टू बेरियम सल्फेट एंड वाटर। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपके रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक अ फिजिकल चेंज जिसके अंदर आप जैसे देख रहे हैं मेल्टिंग ऑफ वाटर हो रहा है, यानी कि आपके अंदर कोई नए बॉन्ड्स मेक एंड ब्रेक नहीं हो रहे। सो फिजिकल चेंज क्या हुई? एक सिंपल चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। केमिकल चेंज क्या हुई? जिसमें पुराने बॉन्ड्स चेंज होके नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। सो व्हाट इज द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन? इट इज द amount of product per unit time. So what is your rate of reaction? Rate of reaction is del P upon del T. Now this rate is called velocity. इस rate को velocity कब बोलेंगे? जब इसकी direction specified होती है. So what is the difference between speed and the velocity? उसी rate का अगर हम direction specified कर दें, so that is called as velocity. तो एक journal thumb rule की बात कर रहे हैं. A journal thumb rule is the rate doubles or decrease by half. The rate doubles or decrease by half with every 10 degree change in either direction. इसको हम आपका thumb rule भी कहते हैं. Now what is the thumb rule? This is also called as Q10 number. वो रूल क्या है? एक जर्नल रूल है ये, कि जर्नल रूल क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल और हाफ हो जाएगा विथ every 10 degree Celsius increase or decrease in temperature. So अगर आप टेम्परेचर को वेरिएशन कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी वेरी हो रहा है. लेकिन माइंड यू दिस थिंग ओवर हेयर, ये जो रूल एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही रूल चलेगा, उसके बाद नहीं चलता. क्योंकि अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो आपका एंजाइम है उसका जो रिएक्शन जो एंजाइम का वर्किंग है वो आपका डिक्रीज होता जाता है. और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद तो वो डीनेचुरेशन पे ही चला जाता है. तो ये बात हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. Now, coming to the next part, कि catalyzed reactions जो होती हैं, they proceed vastly at a higher rate than uncatalyzed reaction. जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, अगर यही रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के हो तो दैट विल मेक ओनली 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर. और अगर यही रिएक्शन एंजाइम के साथ हो रही है इन द लिविंग कंडीशंस, द साइटोप्लाज्म, तो ये हो रही है 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, यानी कि 36 मिलियन. अबाउट 10 मिलियन टाइम्स आपका जो रेट है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, this is increased tremendously in the presence of enzyme. तो हम यहाँ बात कर सकते हैं, आप चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अगर आप वाटर को रिएक्ट करते हैं नो एंजाइम, तो ये बन रहे हैं जी आपके कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर. और अगर यही रिएक्शन विद एंजाइम होती है कार्बोनिक
एनहाइड्रेस। तो ये कार्बोनिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बना रही है? 36 इंटू 10 रेज टू पावर 6 यानी 36 मिलियन। इसी को टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम भी कहते हैं। सो यहाँ पे टर्नओवर नंबर क्या हो गया जी आपका? व्हाट इज टर्नओवर नंबर? द रेट ऑफ एंजाइम, और आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कैटेलाइज्ड पर मिनट। कितने रिएक्टेंट्स को उसने, कितने सबस्ट्रेट को उसने प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, दैट इज योर टर्नओवर नंबर, जो कि हाईएस्ट है किसके केस में? हाईएस्ट इन केस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। यहां पे एक और चीज भी मेंशन कर देती हूं। सो दिस इज योर फास्टेस्ट एंजाइम, और अगर यहां पे लोएस्ट की बात करूं तो मेरे पास एक और एग्जांपल है यहां पे लोएस्ट में, दैट इज एटीपीएस। उसका जो टर्नओवर नंबर है दैट इज 24। दैट इज टर्नओवर नंबर इज 24। तो इसका जो टर्नओवर नंबर है वो आपका 24 आ जाएगा। ओके जी, नाउ अब एक बहुत क्रूशियल यहां पे बात करेंगे। एंजाइम्स हम कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा कैसे रहे हैं? हाउ डू दे ब्रिंग द चेंज इन द केमिकल रिएक्शन? तो कहते हैं टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वी नीड टू वर्क आउट। टू अंडरस्टैंड वी शुड स्टडी द एंजाइम लिटिल मोर। किस तरह से एंजाइम काम करते हैं? कहता है कि एक्टिव साइड का सबसे पहले आइडिया चाहिए। अ केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्शन रेफर टू योर रिएक्शन। और यहां पे हम बात कर रहे हैं कि एंजाइम काम कैसे कर रहा है। एंजाइम एक 3D स्ट्रक्चर है जिसके पास एक एक्टिव साइट है, और उस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आकर आपका बाइंड होता है, एंड जो सबस्ट्रेट है वो आपका डिफ्यूज होगा टुवर्ड द एक्टिव साइट, एंड दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ हो रही है आपकी ES कॉम्प्लेक्स की। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ये मेरा एंजाइम है एंड ये मेरा सबस्ट्रेट आया ना। जब सबस्ट्रेट आपका एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है तो उसको बाइंड करना है और डिफ्यूज होकर टाइटली बाइंड करना है। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ES कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये ES कॉम्प्लेक्स चेंज होकर बनेगा आपका EP कॉम्प्लेक्स, और आपके सबस्ट्रेट में लेट्स से चेंज आ गई। अब ये चेंज जो आ रही है उसकी वजह से ये उसके अंदर फिट नहीं हो पा रहा, और इट विल कम आउट एज प्रोडक्ट। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन के बाहर आ गया, और एंजाइम आपका अपनी उसी शेप में वापस जो है वो लौट आया, यानी कि वो टेम्परेरी उसने काम किया बट बाद में अनयूज होकर ही वो बाहर आ गया। कहते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये आपका एक ट्रांजिएंट फिनोमिनन है। तो दिस इज योर ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स, not a permanent complex. During the state where substrate bound to an enzyme, new structure of substrate called transition state structure is formed. Very soon after expected breaking and making is complete, the product is released from active site. In other words, structure of substrate get transformed into the structure of product. अब ये जो बात है बेसिकली हम जो ये बात कर रहे हैं यही आपकी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी
ऑफ द एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम आपका काम ही कैसे कर रहा है. सो दैट इज देयर. क्या क्या उसके हुए जी, एक बार फिर बात कर लेते हैं पीछे चलकर. सो आई एम जस्ट रबिंग दीज अगेन, और यहाँ पे लेट्स सी, लेट मी कम बैक अगेन विद योर मोर प्रिसीजन. तो हम यहाँ पे अगर पॉइंट्स भी बना के बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला पॉइंट वो क्या कहता है. कहता है आपका जो एंजाइम है वो आप सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज. ये आपका पहला हो गया कि सबस्ट्रेट आपका डिफ्यूज कर रहा है. किसकी तरफ डिफ्यूज कर रहा है? एंजाइम की साइड पे डिफ्यूज कर रहा है. देन आइए यहां पे, देयर इज देन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स. ये आपका ES कॉम्प्लेक्स बन गया. देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये ट्रांजिएंट है, और फिर आपका क्या हुआ? सबस्ट्रेट बाउंड टू एक्टिव साइट, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट बॉन्ड. मतलब ये जो आपका EP कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसके और इसके बीच में न्यू बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग हो रही है. और उसके बाद क्या हुआ? इन अदर वर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट. नाउ लास्ट, अब बारी आ रही है आपकी ये थर्ड वाला प्रोसीजर. तो 3 स्टेप्स के अंदर हमने बात की, ये हमारी इंड्यूस फिट थ्योरी हो गई. नेक्स्ट वी मूव टू कि भी अब एंजाइम जो है वो काम तो कर रहा है, लेकिन कैसे काम कर रहा है? अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द ग्राफ. और उसके बाद ये आपके पास लेट्स से एक सबस्ट्रेट है और ये इस तरह से ऊपर गया और ये उसका प्रोडक्ट आ गया. सो दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ अ सबस्ट्रेट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट. सबस्ट्रेट के लेवल से ट्रांजिशन, या फिर आप कह लीजिए ये जो ट्रांजिटरी स्टेज है आपकी, ट्रांजिशन स्टेज पे जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दिस इज व्हाट यू कॉल एक्टिवेशन एनर्जी. अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से ये आपके पास दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी है. ये सबस्ट्रेट आया, यहां गया और ये वापस आ गया. नाउ दिस इज अनदर एक्टिवेशन एनर्जी. दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम. और जो ऊपर वाली आपकी थी जिसको मैंने E1 लिखा, ये आपकी विदाउट एंजाइम है. So what is the difference between these two? That is del E. It is the difference of E1 minus E2. यानी एंजाइम ने आपकी इतनी एनर्जी, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी. तो पर आप ये देखिए, कुछ भी हो, चाहे वो विदाउट एंजाइम है चाहे वो विद एंजाइम है, ट्रांजिशन स्टेज जो है आपकी, वो आपकी एक हाई एनर्जी स्टेज है जो कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट से ऊपर है. सो वन हैज टू अंडरगो द हाई एनर्जी स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट. डन. सो आप ये देख लीजिए, फटाफट खत्म करते हैं यहां पे. इन द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट अंडरगो so called high energy stage, that is called as the activation stage. So यहाँ पे आपको एक high energy stage चाहिए, sorry transition stage. तो ये आपको एक high energy stage चाहिए. They must go through the transition stage. There could be many more altered structures between stable product and the stable substrate. तो substrate and product ये आपकी stable stages हैं. ये आपकी अनस्टेबल और हाई एनर्जी स्टेट है. हाई एनर्जी स्टेट है. तो अगर आप यहां पे एक बात करें, अगर आपका सबस्ट्रेट ऊपर है और प्रोडक्ट नीचे है, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी. और अगर आपका
सबस्ट्रेट यहाँ है और प्रोडक्ट आपका यहाँ आ गया, तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। सो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, यानी अगर आपका दिस इज एंडोथर्मिक, इस केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ये एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन है और ये एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन है। So difference in the average energy content of substrate to that of the product is called as activation energy, और यहाँ पे enzyme eventually bring down the energy barrier by making transition from S to P easy. Okay, that's all for this lecture. I hope this video was helpful for you all, and if you have any query, you can ask me in the comments. Please like and share it with your friends and subscribe to my channel Biogene for more videos like this. Thank you. All the best for your preparation.